स्वागत है आप लोगों का आपके अपनी एजुकेशनल चैनल होम साइंस विद पूजा में, जिसमें हम बात कर रहे हैं एक्सटेंशन एजुकेशन यानी प्रसार शिक्षा की। और काफ़ी सारी चीज़ें हमने इसमें जान ली है। आज पिछली क्लास में हमने कुछ प्रोग्राम्स की बात की थी, उसके बारे में जानेंगे। साथ ही हम बात करेंगे कम्युनिकेशन स्किल की, क्या होता है ये। और बहुत सारे क्वेश्चंस जो है यहाँ से पूछे जाते हैं, क्योंकि कॉन्सेप्ट बेस्ड ये टॉपिक है कम्युनिकेशन स्किल वाला, तो इसमें कई सारी चीज़ें आती हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं आज अपनी क्लास के बारे में। कुछ हमने पिछली क्लास में बात की थी कि हमें ये ध्यान रखना है कि स्वतंत्रता से पहले और स्वतंत्रता के बाद में कौन कौन से प्रोग्राम जो है शुरू किए गए थे। जैसे कि अगर आपने पिछली क्लास देखी होगी तो हमने गुड़गांव प्रोजेक्ट के बारे में देखा था। इसके अलावा भी हमने इटावा प्रोजेक्ट देखा था, जो कि पायलट प्रोजेक्ट भी कहलाया था। और गुड़गांव प्रोजेक्ट को हमने कई सारी ट्रिक्स से याद किया था। अगर आपने उस क्लास को मिस कर दिया है किसी रीज़न से, तो पहले उस क्लास को देखिए, उसके बाद में यहाँ पर आइए, ताकि कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए बात कर लेते हैं आज की क्लास के बारे में। हमने ये बात की थी कि किस तरह से हमें पता चलेगा कि ये प्रोग्राम जो है स्वतंत्रता से पहले स्वतंत्रता के बाद। तो इसको कैटेगराइज कर दिया है आज मैंने कि कौन सा पहले थे कौन से बाद में, ताकि आपको लर्न हो जाए अच्छे से। अगर चाहें तो आप स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। मैं 1 मिनट के लिए हट जाती हूँ, इसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उम्मीद है आपने ले लिया होगा स्क्रीनशॉट। तो अब बात कर लेते हैं एक बार दोबारा से, हमारा रिवाइज भी हो जाएगा पिछली क्लास। स्वतंत्रता से पहले कुछ प्रोग्राम जो थे मतलब आज़ादी से पहले चलाए गए थे, जैसे कि गुड़गांव प्रोजेक्ट था, जो कि कब चलाया गया था 1920 में एफएल द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट था शांति निकेतन, जो अवार्ड था, जिस बार बार अवार्ड ही आता है नाम, शांति निकेतन शांति निकेतन प्रोग्राम जो था वो, जिसे श्री निकेतन भी कहा जाता है। तो ये जो है रविंद्रनाथ टैगोर जी जो है इनके द्वारा चलाया गया था। नेक्स्ट है फिरका, जो कि 1946 में चलाया गया था, यानी आज़ादी से 1 साल पहले इसे चलाया गया। जिसे चलाया किसने था? मद्रास सरकार द्वारा चलाया गया था। और नेक्स्ट था मारथंडम प्रोजेक्ट, स्पेंसर के द्वारा चलाया गया था 1928 में। मारथंडम प्रोजेक्ट जो था वो ईसाई से रिलेटेड था, ईसाइयों से। और इसमें ईसाइयों के पुनरुत्थान और इन चीज़ों के बारे में बात की जा रही थी। कई सारी चीज़ें हमने इसके बारे में भी हमने डिस्कस की थी। और अभी अगर ज़्यादा हम बात करेंगे तो क्लास ज़्यादा लंबी हो जाएगी। स्वतंत्रता के बाद में क्या था? नीलाखेड़ी जिसे नीलखेड़ी भी कहते हैं, ये स्वतंत्रता के बाद के हैं। इसे मजदूर मंजिल द्वारा शुरू किया था, मजदूर मील्स द्वारा शुरू किया गया था। ये थोड़ा सा 1 मिनट, मजदूर मिल द्वारा शुरू किया गया। इटावा पायलट प्रोजेक्ट, जो कि 1948 में एल्बर्ट मेयर द्वारा शुरू किया गया था। पायलट प्रोजेक्ट होता क्या है? कोई छोटा प्रोग्राम है, कोई बड़ा प्रोग्राम होता है, उसे छोटे स्तर पर शुरू करके देखते हैं कि ये सक्सेस हो रहा है कि नहीं। और अगर वो सक्सेस हो जाता है तो फिर हम उसे बड़े स्तर पर शुरू करते हैं, इसे हम कहते हैं पायलट प्रोजेक्ट। ये आज भी कई मतलब जो भी बड़े प्रोग्राम चलाने हैं गवर्नमेंट को, उसको चलाने से पहले वो हमेशा पायलट प्रोजेक्ट करके देखती है। अगर वो सफल होते हैं तो वो आगे इसमें कंटिन्यू करती है। इससे श्रम और जितने भी एनर्जी है हमारी, इसके अलावा टाइम और रुपए, तीनों की बचत होती है। ये इटावा एल्बर्ट द्वारा चलाया गया था। इटावा इसके साथ ही है। मैकब्राइड रिपोर्ट, ये हमने डिस्कस नहीं किया था, इसको डिस्कस कर लेते हैं। मैकब्राइड रिपोर्ट क्या थी? 1980 में इसे यूनेस्को द्वारा जारी किया गया था। मैकब्राइड रिपोर्ट जो है, ये हिस्ट्री का एक क्वेश्चन आ जाता है इसमें कि मैकब्राइड रिपोर्ट जो है इसे यूनेस्को द्वारा 1980 में शुरू किया गया था। और इसका एम क्या था? एकाग्रता, सांस्कृतिक साम्राज्यवाद व विश्व स्तर पर सूचना पहुंचाने के लिए, मतलब विश्व स्तर पर सूचना पहुंचाने के लिए जो है मैकब्राइड रिपोर्ट को शुरू किया गया था, ताकि सभी के पास जो है सूचनाएं पहुंचाई जा सके। तो ये हमने देख लिया पिछली क्लास। जो हमने कैटेगराइज करना था, तो गुड़गांव हमें याद करना है, शांति निकेतन, फिरका और मारथंडम, इन्हें याद करना है स्वतंत्रता से पहले। गुड़शा फिर मार, इसको आप थोड़ा सा ट्रिक से ऐसे याद कर लीजिए।
ये ट्रिक बना लीजिए स्वतंत्रता से पहले। देखिए नीलखेड़ी है, इटावा है, मैकब्राइड, इटावा, नीलखेड़ी इटावा ये दो ही हैं स्वतंत्रता के बाद। तो नीलखेड़ी हमें याद रखे रहेगा कि नील की खेती की जो परमिशन मिली स्वतंत्रता के बाद ही मिली, तो इससे याद हो जाएगा आपको। इटावा इसको आपको याद करना है तो ऐसे। और ये क्या है स्वतंत्रता के बाद वाले, तो गुड़गांव है, शांति है, शांति के लिए ही जो है लड़ाई की जा रही थी ताकि अंग्रेजों से हमें शांति मिल सके, ऐसे याद कर लीजिए इसे। गुड़गांव याद कर लीजिए, फिरका ये इस तरह से याद कर लीजिए कि फिरकी लेने से रिलेटेड कर लीजिए कि फिरकी लेते थे अंग्रेज, जो है मारते थे और कर लेते थे, कई सारे कर लगा देते थे, तो ऐसे आपको ये याद हो जाएगा। मारथंडम इंग्लिश ईसाई से रिलेटेड है, तो आपको ऐसे याद हो जाएंगे, ये सारे ही इजी हैं। देखिए गुड़गांव याद हो गया, शांति, हमें शांति लानी थी स्वतंत्रता से पहले, आज़ादों से ये अंग्रेजों से शांति लेने के लिए हमने आज़ादी के लिए कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी। तीसरा फिरका, फिरकी लेते थे अंग्रेज की, है ना, कभी कर लगा रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, जो स्वतंत्रता सेनानी है उनको जेलों में बंद कर रहे हैं, तो ये ऐसे याद हो गया। और मारथंडम जो ईसाई नाम है, इंग्लिश नेम है, तो ये इंग्लिश, ये अंग्रेज हमारे देश में थे, तो हमें ये याद हो गया। तो ये चारों 1 2 3 4 ये चारों जो है हमें इजीली याद हो गए हैं कि स्वतंत्रता से पहले वाले कौन से थे और बाद वाले तो दो ही हैं, इटावा है और नीलखेड़ी है। और ये हमने देख लिया है मैकब्राइड रिपोर्ट। अब बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन की। कम्युनिकेशन जो है पहले देख लेते हैं। कम्युनिकेशन जो है एक लैटिन भाषा का शब्द है, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। लैटिन भाषा का शब्द है कम्युनिकेशन, और ये किससे बना है? कम्युनिस्ट से बना है। किससे बना है? कम्युनिस्ट से बना है। और इसका मतलब क्या है? मेक कॉमन, मतलब हमारी जो यूनिक भावनाएं हैं, हमारी जो यूनिक भावनाएं हैं उन्हें दूसरों तक पहुंचाकर उसे कॉमन बनाना, अपनी भावनाओं अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाना ही कम्युनिकेशन कहलाता है। और कम्युनिकेशन स्किल जिसमें अच्छी होती है वो बेस्ट होता है, अपने कार्यों को इजीली कर लेता है। जिसकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है वो हर कार्य को अच्छे से करता है, अपनी बात को अच्छे से समझा पाता है। जब हम अपनी बात को अच्छे से समझा पा रहे हैं तो वही हुआ आपका कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि अपनी यूनिक भावनाओं विचारों को सभी तक पहुँचाना, अपनी यूनिक भावनाएं हैं, विचार हैं, उन्हें सभी तक पहुँचाना ही आपका क्या कहलाता है? कम्युनिकेशन कहलाता है। अब ये दो तरह के होते हैं हमारा जो कम्युनिकेशन है। एक तो हम जैसे अभी बात कर रहे हैं, मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हैं, इसे हम कहेंगे वक्ता और श्रोता। मतलब मैं कह रही हूँ यानी मैं वक्ता हूँ और श्रोता आप लोग हैं, आप सुन रहे हैं। तो सुनना और बोलना ये तो कॉमन चीज है। एक दूसरा जो कम्युनिकेशन आता है वो आता है अशाब्दिक, यानी जब हम मन में कोई चीज बोलते हैं, यानी किसी और को वो सुनाई नहीं देगा, हम खुद अपने मन में बोल रहे हैं, तो वो कहलाता है अशाब्दिक। ठीक है, जैसे कि मैंने मन में एक प्लान बना लिया कि कल मुझे क्या क्या काम करने हैं, तो मैं मन में सोच लिया मैंने कि ये काम मुझे कल खत्म करने हैं, तो ये किसी को सुनाई नहीं दी, लेकिन मैंने मन में अपने बोला है, तो वो अशाब्दिक, इनको कोई शब्द नहीं होता इनका। इसके अलावा कुछ ऐसे जैसे कि भाव भंगिमा है। अब जैसे मान लीजिए मैं एकदम ऐसे शांत खड़ी हो जाती हूँ या गुस्से में खड़ी हूँ, तो आपको पता चल जाएगा कि ये गुस्से में है अभी। अगर मैं खुश हूँ तो इस तरह से स्माइल करूँगी, अगर मैं एकदम शांत हो जाती हूँ तो आपको पता चल जाएगा कि एकदम गहरी सोच में है। इसके अलावा अपने हाथ पैरों की भाव भंगिमा, हाव भाव से भी हम कोई चीज़ को पहचान सकते हैं। साथ ही जो ड्रेस वगैरह है उसको देख के भी हम जान सकते हैं। जैसे कि हम शादी में जाते हैं तो हमें किसी से पूछना नहीं पड़ता कि यहाँ पर दूल्हा दुल्हन कौन है, हम समझ जाते हैं कि स्टेज पर स्टेज भी बना है, उस पर ये लोग बैठे, उनके कपड़ों को, उनकी ड्रेस को देखकर हम समझ जाते हैं। पुलिस है, पुलिस को देखकर हमें पूछना नहीं पड़ता कि आप पुलिस हो क्या, तो डॉक्टर को हमें पूछना नहीं पड़ता। तो ये चीज़ें हैं जो कि अशाब्दिक होती हैं, जो हम स्वतः ही समझ जाते हैं, देख के, हाव भाव को देख के, भावनाओं को देख के या भाव भंगिमा को देख के। तो ये होती है अशाब्दिक, जिसका कोई शब्द नहीं है, बिना शब्द के हम अपनी बात को समझ रहे हैं और अपनी बातों को समझा रहे हैं।
अब बात आती है कम्युनिकेशन की उपयोगिता क्या है। तो पहला तो यही है कि लोगों के व्यवहार में परिवर्तन। अगर हम अपनी कोई बात दूसरों को समझा रहे हैं, बता रहे हैं, जैसे कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ या आप क्लास में बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो जब आप पढ़ाकर निकलेंगे तो बच्चों के विचारों में, भावनाओं में परिवर्तन होगा। उनमें मतलब वो उन चीज़ों को, जो चीज़ वो नहीं जानते थे उनके बारे में वो जानने लगेंगे। तो वो इसका मतलब उनका व्यवहार जो है परिवर्तित हो गया। हम टीचर्स जो हैं बच्चों को बैठना सिखाते हैं, बोलना सिखाते हैं तरीके से, कैसे खाना है तरीके से प्राइमरी क्लास में, तो उनके विचारों में, उनकी भावनाओं में परिवर्तन हो गया, उनका व्यवहार भी परिवर्तित हो जाता है। तो यही होता है इसमें। दूसरा है आपका नवीन तथ्य। नवीन तथ्य जो है लोगों तक पहुंचाना। नई नई चीज़ों को जब हम अपने कम्युनिकेशन स्किल से दूसरों तक पहुंचाते हैं, उन्हें बताते हैं, तो वो आपका कहलाता है कम्युनिकेशन स्किल। नवाचार के पहुंचाने में यूजफुल। नवाचार यानी कोई भी नई चीज़ की है, आपने कोई रिसर्च की है, कुछ भी नया किया है और वो दूसरों तक पहुंचा रहे हैं, तो वो भी आपका यूजफुल है कम्युनिकेशन। इसके लिए भी ग्रामीण जीवन का विकास भी होगा और ग्रामीण समस्याओं को सुलझाने के लिए भी कम्युनिकेशन यूज होता है। अब बात कर लेते हैं कम्युनिकेशन का क्लासिफिकेशन क्या है। तो ये सबसे पहले तो ये आ गया आपका संबंध। देखिए संबंध के हिसाब से इंट्रापर्सनल, इंट्रापर्सनल। तो यहाँ पर एक बार मैं आपको बता देती हूँ इंट्रापर्सनल क्या होता है। इंट्रापर्सनल, इंट्रा का मतलब देखिए इंट्रा पर्सनल, इंट्रापर्सनल का मतलब हो गया खुद से बात करना, खुद से बात करना, खुद से बात करना। इंटरपर्सनल का मतलब ही क्या है, खुद से बात करना। जब हम खुद से बात करते हैं तो वो हमारा इंटरपर्सनल कहलाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, जैसे मन मन में हमने सोच लिया कि कल हम ये ड्रेस पहनने वाले हैं, कल मैं ये यूनिफॉर्म पहनने वाली हूँ, कल मुझे खाने में ये चीज़ बनानी है, कल मुझे क्लास में ये चीज़ें पढ़ानी है। मन मन में मैं खुद को बता रही हूँ, खुद को बता रही हूँ, तो मैं खुद से बात कर रही हूँ। तो ये हो गया आपका इंट्रापर्सनल। दूसरा है आपका इंटर पर्सनल। इंटर का मतलब दो जने, जब दो जने आपस में बात करते हैं। इंटर का मतलब होता है दो जन, टू पर्सन। जब दो पर्सन आपस में एक साथ बात करते हैं तो वो कहलाता है इंटर पर्सन। इंटर पर्सन यानी दो जने, टू पर्सन। जैसे हम अभी आपस में बात कर रहे हैं, जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, आप सुन रहे हैं, तो वो कहलाता है। इसके अलावा तीसरा आपका आता है ग्रुप या मास। जैसे कि हम कहते हैं ग्रुप स्टडी, ग्रुप में स्टडी करना, ग्रुप में बात करना। एक दूसरे ग्रुप में काफ़ी 4-5 जने, 6-7 जने बैठे हैं, उन्हें अपने बारे में बता रहे हैं, वो हमें अपने बारे में बता रहे हैं, तो वो आपका हो गया ग्रुप कम्युनिकेशन कहलाएगा वो, ठीक है, या ग्रुप डिस्कशन भी बोलते हैं। अब आ जाता है चैनल, यानी किस तरह से क्या क्या, किस माध्यम से हम अपनी बात को पहुंचा रहे हैं, उसको बोलेंगे चैनल। जैसे कि वर्बल, वर्बल यानी हम खुद बोल के बता रहे हैं, अपनी बात बोल के बता रहे हैं। जैसे मैं आपको बता रही हूँ, बोल के बता रही हूँ, तो ये बोलना हो गया। नॉन वर्बल यानी वही भाव भंगिमा, अपने विचार, अपनी ये भाव भंगिमा से, फेस एक्सप्रेशन से, या फिर अपनी वेशभूषा से, या टच से, इन सब चीज़ों से आप अपने जो विचार हैं वो दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। नेक्स्ट है उद्देश्य। इसका उद्देश्य क्या है, औपचारिक और अनौपचारिक। यानी ये जो कम्युनिकेशन किया जाता है औपचारिक भी होता है। औपचारिक यानी फॉर्मल, जैसे कि हम ऑफिस में, स्कूल में, ऑफिस में जो हमारी बात होती है अपने कलीग से या अपने बॉस से जो हम बात कर रहे हैं, वो फॉर्मल कम्युनिकेशन कहलाएगा, औपचारिक कम्युनिकेशन कहलाएगा। अनौपचारिक कम्युनिकेशन मतलब हम अपने फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं, अपने भाई बहनों से बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स से बात कर रहे हैं, अपने नीस से बात कर रहे हैं। और इन लोगों से जब हम बात कर रहे हैं आपस में, एक ही एज के जब लोग आपस में बात कर रहे हैं, तो अनौपचारिक कहलाता है। घर पे हम अपने पेरेंट्स से बात कर रहे हैं, वो भी अनौपचारिक ही कहलाएगा। लेकिन अगर आप ऑफिस में बात कर रहे हैं, बॉस से बात कर रहे हैं, कलीग से बात कर रहे हैं, तो वो आपका अनौपचारिक, औपचारिक या फॉर्मल कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमने बता दिया कि ये ऑफिस में जाके ये फाइल है ना, आप सर तक पहुंचा देना, ये रिपोर्ट कब तक तैयार होगी, ये इस तरह से जो है, ये क्या हुआ, फॉर्मल कम्युनिकेशन। और अपने फ्रेंड से हम बात कर रहे हैं कि आज गेम में ये खेलना है हमें,
या खाना है आज तुम्हारे घर में क्या बनने वाला है, ये सब गॉसिप्स जो होती हैं वो अनौपचारिक कहलाती हैं या इनफॉर्मल कहलाती है। इसकी दिशा क्या होती है, लंबवत भी मौखिक चीजें आ जाती हैं। तो कुछ थोड़ा सा हम ये डिस्कस और कर लेते हैं थोड़ा। उम्मीद है आपने स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा। यहाँ पर हम बात कर लेते हैं। देखिए चैनल बेस्ड, ये चैनल बेस्ड तो हमने बात कर ही ली। चैनल बेस्ड हुई, ये दो तरीके होते हैं, चैनल बेस्ड, टू टाइप्स के होती है चैनल बेस्ड। जैसे कि मौखिक, पहली मौखिक हो गई आपकी, और दूसरी हो गई अमौखिक या अशाब्दिक। मौखिक, मौखिक में वही बोलकर हम बता रहे हैं, बोलकर। इसमें क्या आएगा, भाव भंगिमा, वेश भूषा, तो ये चीजें आ जाएंगी इसके अंदर। अब बात करते हैं स्केलर चेन को, और आज हम डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट, क्या होता है स्केलर चेन, क्योंकि ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन। तो स्केलर चेन, स्केलर चेन का मतलब होता है कौन किससे अपनी बात क्या कहेगा, कौन किससे क्या कहेगा। फॉर एग्जाम्पल हम ऑफिस में बात कर रहे हैं, ऑफिस में बॉस से, तो हम ऑफिस में बॉस से जब बात करते हैं तो क्या हम इस तरह से करते हैं कि और भाई कैसे हो, क्या हो चल रहा है, क्या, इस तरह से नहीं बात करते। हम क्या कहते हैं, गुड मॉर्निंग या गुड इवनिंग करके पहले उनको विश करते हैं, उसके बाद में हम अपनी बात कम शब्दों में बताते हैं और फॉर्मल तरीके से खड़े होते हैं और अपने बातों को, विचारों को उन तक पहुंचाते हैं। तो ये क्या हो गया कि हम अपने, इसका स्केलर चेन का मतलब ये है कि कौन किससे अपनी बात किस तरह से कहेगा। तो ये तो हो गया फॉर्मल तरीका। इनफॉर्मल जैसे कि दोस्तों से हम बात कर लेते हैं, और भाई क्या हाल चाल है, आज क्या किया पूरे दिन, क्या गॉसिप है। ये गॉसिप जो है वो आपकी वही वाली है। देखिए नॉन फॉर्मल, एक तो स्केलर चेन तो हो गया है कि कौन किससे क्या बात करेगा, हम डायरेक्ट ही कोई बात कह रहे हैं किसी से। इनफॉर्मल में एक चीज और आ जाती है, एक तो ये फॉर्मल हो गई हमारी बात, ये क्या हो गई फॉर्मल। अब आता है इनफॉर्मल, यहाँ पर बता देते हो इनफॉर्मल या नॉन फॉर्मल। इसमें क्या आ जाता है आपका, ग्रेप वाइन आ जाता है। क्या आ जाता है, ग्रेप वाइन। ग्रेप वाइन, आपने ग्रेप वाइन यानी अंगूरी लता, हिंदी में इसको बोलते हैं अंगूरी लता। अंगूरी लता अगर आपने देखी होगी तो इस तरह से होती है, ये इस तरह से बढ़ती जाती है, लताएं जो हैं आपस में इस तरह से, ये अंगूरी लता है। यानी मैं आपको अंगूरी लता नहीं पढ़ा रही हूँ, मैं आपको बता रही हूँ। जैसे कि हमने ये जो नॉन फॉर्मल बातें होती हैं, ये क्या होती है, हम कोई बात कहते हैं किसी से, है ना, तो जब वो बात हम कह रहे हैं किसी को, हम मान लीजिए फॉर एग्जांपल हमने अपने किसी दोस्त को बताया कि भाई कल हमें ना ये वाली रिपोर्ट तैयार करनी है, तो हमें ये चीज़ें इसमें लगानी है, इसमें ये चीज़ें करनी है, और ये चीज़ मुझे नहीं आ रही तो यार ये मुझे बताओ यार। तो ठीक है, हमने नॉर्मल अपनी बात अपने दोस्त से कह दी, लेकिन वो दोस्त जो है उस बात को फिर कहीं और पहुंचा रहा है, उसमें दो तीन शब्द और जोड़ के बता रहा है, फिर जिसको उसने बताई है वो भी उस बात को कहीं और किसी को बता रहा है, फिर उसमें दो तीन चीज़ें जोड़कर बता रहा है। तो ये क्या होता है, जो बात हमारी वास्तविक बात होती है वो तो कहीं पहुंच ही नहीं पाती, बल्कि फालतू की चीज़ें जो है दूसरों तक पहुंच जाती है। इसी को कहते हैं ग्रेप वाइन, यानी वास्तविकता के अलावा कोई जो भी बात है वो पहुंच जाएगी, मतलब हमारी जो वास्तविक टॉपिक है जो, वो तो कहीं और ही रह जाएगा, वो छूट ही जाएगा, और बाकी सब चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं इसमें। तो ये कहलाती है अंगूरी लता, यानी ये
लता की तरह आसपास फैलना शुरू हो जाती है। इसी को हम ग्रेप वाइन भी कहते हैं। इसमें हानि क्या है कि इसमें वास्तविकता खत्म हो जाती है। ग्रेप वाइन में इसमें क्या है, वास्तविकता खत्म, इसमें वास्तविकता खत्म हो जाती है। क्यों हो जाती है? वही है कि 2-3 चीजें उसमें जोड़ दी, फिर उसमें जोड़ दी, मतलब जोड़ दी क्या, कई बार तो जो बात रियल में हमें बतानी होती है वो तो कहीं और ही चली जाती है, और बाकी सब चीजें जिसको हमने पहुंचाना भी नहीं था वो सब चीजें जो है लोगों तक पहुंच जाती है। तो यही कहलाती है ग्रेप वाइन। और स्केलर चेन का मतलब अपनी बात कौन किससे क्या कहेगा, ये फॉर्मल में आ जाएगा। ग्रेप वाइन जो है इनफॉर्मल में आ जाएगा। तो ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ें। इसके अलावा भी बाकी जितनी भी क्लास है आज की भी, तो वो पूरी की पूरी इंपॉर्टेंट है। एक बात ध्यान रखिए, ये जो क्लास है मैं आप लोगों के लिए लेके आती हूँ, वन लाइनर पैटर्न पर लाती हूँ, वही चीज़ें लेकर आती हूँ जो एग्ज़ाम के पर्पज़ से ज़रूरी है, एग्ज़ाम में लर्न करनी ज़रूरी है। काफ़ी सारी बुक्स को पढ़ने के बाद में मैंने कुछ अपने जो है नोट्स आपको आज दिखाई देते हैं। ये मेरे खुद के नोट्स हैं बनाए हुए, आई थिंक आपको शो हो रहे होंगे। ये नोट्स जो है मैंने कई सारी बुक्स को पढ़ के ये नोट्स बनाए हुए हैं। और ये नोट्स देखिए, आप पूरा सोच के देखिए, ये पूरी होम साइंस इस पूरे रजिस्टर में आ गई है। आपके कितने सब्जेक्ट हैं टोटल, आपके कितने 5 सब्जेक्ट हैं हमारे, ये 5 सब्जेक्ट इस रजिस्टर में मैंने समेट दिए हैं। शॉर्ट फॉर्म में जो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको लिखा है इस अपने नोट्स में। और ये नोट्स मैं लगातार अपडेट करती रहती हूँ, जितनी भी न्यू चीज़ें आती रहती हैं वो इसमें डालती रहती हूँ, ताकि सारी चीज़ें जो आपको जाननी है वो आपको पता चलती रहे। तो आपने देखा होगा कई बार मैं क्योंकि नोट्स में भी कई बार हो जाता है, हमसे मिस्टेक हो जाती है कुछ, तो अब मैं नोट्स में भी देख लेती हूँ कि हाँ भाई मैं जो बता रही हूँ सही जाए सबके पास तक। तो इस क्लास का यही फ़ायदा है कि आपको बहुत सारी बुक्स एक सब्जेक्ट के लिए पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये वन लाइनर फॉर्मेट में बने हुए नोट्स ही पढ़ने हैं केवल, और इजीली आपकी पढ़ाई हो जाएगी। क्योंकि जितना छोटा, जितने कम शब्दों में हम अपनी बात को लिख लेंगे उतना जल्दी हम रिवाइज कर लेंगे। 10 पेज पढ़ने की बजाय एक पेज को 10 बार पढ़ लिया तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो मुझे ये बात आपको आज बतानी थी, तो इसमें सॉरी, मैं क्षमा चाहती हूँ कि आपके 2 मिनट वेस्ट हो गए, लेकिन ये बात आपको बतानी ज़रूरी थी कि क्लास कितनी इम्पॉर्टेंट है। ये वाली जितनी भी आपके ये चैनल पर आ रही हैं, ये सारी क्लासें मैं इन नोट्स के अकॉर्डिंग ही पढ़ाती हूँ, और साथ में कुछ अपडेट होता है तो वो इसमें जोड़ती जाती हूँ। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। और छोटी सी आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल से जुड़े हुए हैं, आपको क्लासों से फ़ायदा हो रहा है, तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल का बटन दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए, ताकि जितने भी लोग हैं उन्हें अपनी पढ़ाई को और इंक्रीज कर पाए वो, और सिलेक्शन के नज़दीक पहुंचते जाएं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।